सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। टर्की में भूकंप का वहां की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ेगा? अमेरिका और चीन के बीच हॉट एयर बलून विवाद के पीछे की कहानी क्या है? क्या राहुल गांधी का नया अवतार सामने आ रहा है? और चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डोमिनेंस या दबदबा बनाने की इस रेस का क्या नतीजा होगा? पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे ही ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। इस सप्ताह में कई तरह की खबर है जी शेखर, और राजनीतिक खबर भी बहुत ज्यादा है। ये जो अडानी प्रसंग चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर है। जी शेखर, चलिए सबसे पहले जो आज शुरुआत करेंगे वो टर्की से करेंगे। हम शोभित कौल जो कि हमारे मेंबर हैं वो पूछ रहे हैं कि टर्की पहले से ही धीमी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था, साथ ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए सेंट्रल बैंक हेड से चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं। क्या ये भूकंप अर्थव्यवस्था के लिए एक डिजास्टर साबित होगा? देखिए, जो टर्की की अर्थव्यवस्था में समस्याएं हैं वो तो टर्की की खुद की बनाई हुई है। तो भूकंप तो चलो जिसने भी किया, एक प्रकृति है। भूकंप को ना कोई रोक सकता, ना उसका कोई अंदाज़ा लगा सकता, और जब आ जाए तो उसके बाद रिलीफ ही कर सकते हैं। और क्या ठीक है, आप ऐसी बिल्डिंग ऐसी बना सकते हैं कि भूकंप में कम नुकसान हो, जैसे जापान वगैरह में बनाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैन मेड डिजास्टर नहीं है। जो टर्की की अर्थव्यवस्था है वो मैन मेड डिजास्टर है, जैसे कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मैन मेड डिजास्टर है। टर्की गरीब देश नहीं है। टर्की यूरोपियन देशों के मुकाबले का देश है, एक अमीर देश है, बहुत ऊंचा रहन सहन है, हमसे बहुत ज़्यादा अमीर देश है। लेकिन वहाँ क्योंकि एक तरह से चुने हुए डिक्टेटर हैं अर्डोगान, और उनकी अपनी इकोनॉमिक्स चलती है। हर जगह क्या होता है कि जब महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो। उनके यहाँ जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वो इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं। तो उनका सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक जैसे हमारे रिजर्व बैंक होता है, गवर्नर एक के बाद एक को निकाल भी देते हैं। तो वो कुछ उन्होंने अपने तरीके से किया है। लेकिन वो करने के बावजूद टर्की की और तुर्की की अपनी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। वो एक तरह की उनके इंडस्ट्रियल बेस भी बहुत ज़्यादा है, टूरिज्म भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए उनकी करेंसी इतनी सस्ती हो गई है, तो काफ़ी दिन से बहुत लोग भारत से भी उनके यहाँ टूरिस्ट लोग जा रहे हैं। अब तो खैर बेचारों की बहुत बुरी समस्या है क्योंकि ये भूचाल आया है, भूकंप आया है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये ऊपर वाले ने ज़्यादती करी है, अन्याय किया है, और दूसरा वाला जो इकोनॉमी है वो मैन मेड ट्रेजेडी है। अगला सवाल हमारे मेंबर आदित्य हैं, उनका है। वो पूछ रहे हैं कि अमेरिका द्वारा चीनी हॉट एयर बलून को मार गिराने के संबंध में आपके क्या विचार हैं? क्या ये चीन का अपने आंतरिक संकट से दुनिया का ध्यान भटकाने का एक और तरीका है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। बल्कि आज तो एक वो वीडियो भी अमेरिकन ने रिलीज कर दिया है कि कैसे उनके प्लेन ऊपर जाके F-22 और उनके जो इंस्ट्रक्शंस भी मिल रही हैं कि कैसे उसको गिरा रहे हैं, वो भी सब दिखाया है। देखो, चीनियों ने जब ये भेजा तो अब जैसे खबर आ रही है चीनी पहले भी ऐसा कर चुके हैं। और ये जो हॉट एयर बलून है, गुब्बारे हैं, कोई ऐसे नहीं कि हवा चल रही है तो उस तरफ चले गए हवाई, ये कंट्रोल्ड है नीचे से, और इनके नीचे मोटर्स भी लगी हुई हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि इनकी पावर कोई, इनके अंदर पावर भी है, और उसके अंदर काफ़ी कैमराज होते हैं, काफ़ी जासूसी का सामान होता है। और जब मोंटाना के जिस इलाके में इतने दिन से घूम रहा था, उसी इलाके में अमेरिका के जो उनके मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल हैं, उसके कम से कम 2 सबसे बड़े साइलो उसी इलाके में है। अच्छा। तो ये एक तरह से अमेरिका की आंख में उंगली चलाने वाली बात थी। अच्छा, इसमें एक नुएंस क्या है? नुएंस ये है कि देखिए, तो 60,000 फुट से ऊपर है, तो आपकी एयर स्पेस नहीं है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, एयर स्पेस और स्पेस के बीच की जगह में है। और अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो कल को आपके स्पेस में आपके एसेट्स हैं, आपके उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, हम उनको हाथ लगा सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा ज़रूरत से ज़्यादा, जिसको एडवेंचरिज्म कहते हैं,
वो शी जिनपिंग ने किया है। क्यों किया है ये चीन के बारे में जो बता सकता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं ऐसे बनूं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ जो पश्चिमी मीडिया में आ रहा है, क्योंकि हमको तो अंग्रेज़ी आती है पढ़ने में हिंदी के अलावा। वो ये कह रहा है कि हो सकता है कि इसके अंदर चीन में भी कुछ अंदर कुछ इंटरनल इश्यूज हों दिखाने के लिए, या शी जिनपिंग को ऑफ बैलेंस करने के लिए। पर मैं नहीं मानता कि शी जिनपिंग को कोई ऑफ बैलेंस अभी कर सकता है, उसके ऐसी शक्तियां हैं। ये जो हुआ शी जिनपिंग ने किया, और ये इस टाइम सरफेस हुआ जबकि एंथनी ब्लिंकन अमेरिका से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो चीन जा रहे थे। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जैसे चीनी इंडिया के साथ, भारत के साथ करते हैं कि जब हमारे यहाँ से कोई वहाँ पे जाए या उनके यहाँ से कोई वहाँ पे जाए तो कुछ उनको लोग आके कहीं बैठ जाते हैं। कभी वो डोकला में बैठते हैं, कभी वो चुमार में बैठते हैं, और दूसरे को प्रेशर में डालना और देखना कि देखो क्या करेगा, ये इनको हटाएगा या इंसिस्ट करेगा कि इसको हटाओ, या फिर बात कर लेगा। अगर वो उसको इग्नोर करके जैसे बिजनेस एज यूजुअल करेगा, इसका मतलब आपका एक गोल स्कोर हो गया। तो इस बार ये बाइडेन ने नहीं माना और ऊपर जाके इसको गिरा दिया। लेकिन अब खबर आई है कि इसके पहले भी अतीत में भी एक दो गुब्बारे ऐसे अमेरिका के ऊपर से गए हैं, उनको तब छोड़ दिया गया था। अच्छा, अगला जो सवाल है वो राजेंद्र बिष्ट का है, जो कि हमारे मेंबर है। दरअसल अगले 2 सवाल राहुल गांधी पे हैं। राजेंद्र जी पूछ रहे हैं कि मैच्योरिटी की कमी के कारण राहुल गांधी के भाषण समर्थकों के लिए भी हास्यास्पद लगते हैं। वे आसानी से थाली में बीजेपी आईटी सेल को सभी आवश्यक मटेरियल दे देते हैं। कांग्रेस आला कमान इसका एहसास करके उन्हें फोरफ्रंट से हटा क्यों नहीं सकती है? देखिए, ये तो अब आपकी सोच है। मैं नहीं समझता कि जो राहुल गांधी के सपोर्टर हैं या कांग्रेस पार्टी वैसा सोचती है। बल्कि अगर मैं देखूं सोशल मीडिया पे भी तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर तो अब ये कह रहे हैं कि अरे ये पार्लियामेंट लोकसभा की लड़ाई तो एक जो गेम था ये राहुल गांधी जीत गए। तो जैसे मोदी जी ने कहा, जिसकी जैसी भावना वैसा दिखता सीन, है ना, काका आतरसी की बात। तो वो वही बात है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो बीजेपी आईटी सेल तो राहुल गांधी का मजाक उड़ाएगा ही उड़ाएगा, और ऐसी जो कांग्रेस का आईटी सेल है वो नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाएगा ही उड़ाएगा। अडानी मोदी तो वो तो उन्होंने हैशटैग बनाया हुआ है, हम अडानी के हैं कौन, HAH के। तो ये तो रोज चलने की बात है। और जो भी हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, हास्यास्पद हो या बहुत संजीदा हो, लेकिन नेता तो कांग्रेस का राहुल गांधी ही है। और ये भी ठीक बात है कि उनके नेता होते हुए कांग्रेस पार्टी बड़े भारी चुनाव हारती रही है, खास करके राष्ट्रीय स्तर पर। तो उनको अपने आप को प्रूव करना है राष्ट्रीय स्तर तक, पर जो अभी नहीं कर पाए हैं। अगला सवाल देवेश पाठक का है। वो पूछ रहे हैं कि आप राहुल गांधी के नए अवतार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वे मोदी पर सही तरह से हमला कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे गलतियों से भी सीख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने अब विशेष रूप से स्पेशली ये सीख लिया है कि क्या नहीं बोलना है? देखिए, अब आपने देखा क्या कंट्रास्ट है। जो पहला सवाल था वो इसी को हास्यास्पद सोच रहा था, जो ये सवाल है वो सोच रहा है कि वो अपनी गलतियों से सीख गए हैं। तो ये लोकतंत्र है, हर कोई हर चीज को अपनी नजर से देखेगा। अब ये है कि अडानी का एक इशू पैदा हुआ है। जो इशू पैदा हुआ है ये पहले रफाल का इशू था, ये रफाल से ज्यादा का इशू है। रफाल में तो फिर भी वहाँ की कोई मीडिया वेबसाइट ने कुछ कहा था, अब वो कितनी वेबसाइट थी कैसे थी, लेकिन उसमें कुछ खास उससे बड़ी बात निकली नहीं थी। लेकिन इसमें क्योंकि हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग ने ये भी कहा है कि हमने शॉर्ट पोजीशन ली है। इसका मतलब हमने अपना पैसा लगाया है इस विश्वास में कि अडानी का शेयर गिरेगा, और वो गिरेगा इसलिए कि हमने रिसर्च किया है कि उनकी कंपनियों में बहुत गड़बड़ है, और उसके बाद शेयर गिरे भी। तो इसमें थोड़ा वजन ज्यादा है। तो इस बार राहुल गांधी ने पकड़ा है। अब देखते हैं कि अडानी की कंपनियों के शेयर कैसे चलते हैं, और बीजेपी खुद अडानी की कंपनियों के साथ अब आगे कैसे अपना रिश्ता आगे लेके जाती है। देखिए, अडानी और अंबानी भारत के 2 बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप हैं, फिर टाटा हैं, फिर बिरला ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप, ऐसे 4-5 इंडिया में ग्रुप हैं। जो भी सरकार हो भारत में वो इनके साथ तो काम करेगी और उनकी मदद भी करेगी, क्योंकि हर सरकार अपनी कंपनियों की मदद करती है। लेकिन क्रोनिज्म ना हो, ये अब कैसे होगा इसको लोग बहुत पैनी नज़र से देखेंगे।
इसी से जुड़ा शेखर अगला सवाल आ रहा है, अडानी से जुड़ा है। अनूप बोदारे जो कि हमारे मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये जो अडानी का पूरा मुद्दा है, क्या ये कांग्रेस का जैसे 2012 में एक वीक मोमेंट था वैसा होगा मोदी के लिए, या मोदी सरकार टेफ्लॉन की तरह रहेगी मीडिया के द्वारा जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया गया उनके फेवर में उसके चलते? देखिए, इसको कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। मोदी जी की जो सरकार है और मोदी जी की अपनी छवि है वो तो टेफ्लॉन से आगे रही है अब तक जी। बल्कि मैंने 2-3 बार लिखा भी है कि टेफ्लॉन कोटेड नहीं है, ये कास्ट इन टाइटेनियम है। अच्छा। क्योंकि टाइटेनियम एक ऐसी धातु होती है जो बहुत मजबूत होती है। तो टेफ्लॉन की तो फिर भी कोटिंग है, आप इसे खुरच देंगे उसको जी। लेकिन आप भी अपने घर में देखिए टेफ्लॉन कोटेड जो जैसे आपके पैन होते हैं, फ्राइंग पैन या आपके तवे होते हैं, उनको आप चाकू लेके घिसेगा नहीं, नुकसान हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई चाकू लेके घिसेगा उनको तो वो उखड़ जाता है जी। लेकिन टाइटेनियम तो टूटता नहीं, ना उखड़ता है। तो मोदी जी का अब तक तो वो रहा है। तो अब देखते हैं कि राहुल गांधी, क्योंकि वो इसी पर उन पे आक्रमण कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। देखिएगा, इसी पर कर्नाटका के चुनाव में भी करेंगे जी। इसी पर साल के अंत में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होगा वहां भी करेंगे। और इन्हीं चुनावों में 2018 में उन्होंने चौकीदार चोर है कैंपेन शुरू किया था जी। और उसी कैंपेन को वो फिर 2019 के आम चुनाव में ले गए। तो यही जैसे 2018 था, 5 साल के बाद 2023 है और यही फिर नीटली आम चुनावों में जाएगा। तो ये अडानी वाला वहां तक चलेगा। अगला सवाल मुरलीधर केआर का आ रहा है जो हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि दिल्ली कॉरपोरेशन में बीजेपी और आप के बीच क्या सियासी खींचातानी चल रही है? क्या बीजेपी जानबूझकर आप के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है? देखिए, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में ज़बरदस्त खींचातानी है। और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली की जो सरकार होती है वो पूरी राज्य सरकार नहीं है। उसके पास काफ़ी पावर्स कम हैं क्योंकि एक तो पुलिस उसके पास नहीं है, पुलिस उसके पास नहीं है, कुछ और भी एजेंसी उसके पास नहीं है। सारी जो बीच में लेफ्टिनेंस दिल्ली है वो उसके पास तो वैसे ही नहीं है, वो तो एनडीएमसी के पास है। और वैसे भी जो उसकी अपनी पावर्स भी हैं उन सब के ऊपर एलजी का एक अलग रोल होता है। तो एलजी ऐसे नहीं है जैसे किसी भी राज्य के कोई गवर्नर होते हैं, एलजी का ज़्यादा रोल होता है। और बीजेपी देखती है कि उनके लिए आम आदमी पार्टी एक खतरा है और वो आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तो और राजनीति में पहली बात है कि लेजिटिमेट है, कोई दूसरी पार्टी को क्यों आगे बढ़ने देना चाहेगा, लेकिन उसमें इतनी शक्ति इसका इस्तेमाल करके, हर तरह की पावर्स का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए काफ़ी समस्याएं खड़ी की जा रही हैं दिल्ली में। अगला सवाल शेखर आ रहा है संकल्प से जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि ट्रेंड्स के अनुसार जब तक यंगर शरीफ अपनी टोपी से खरगोश नहीं निकालते, पॉपुलिस्ट इमरान खान पीएम के रूप में वापसी करेंगे। संकल्प हमें कई बार ऐसे दिलचस्प सवाल भेजते हैं। वो आगे बोल रहे हैं कि ये देखते हुए कि मुश्किल से 6 महीने अब रह गए हैं, इस खरगोश को रावलपिंडी में निकलना होगा जिसने न्यूट्रलिटी की कसम खाई है। अब पाकिस्तान के पास सर्वाइवल की एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रवृत्ति है, लेकिन पास्ट में ये डिवाइन इंटरवेंशन से हुआ है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान की जीत की स्थिति में पाकिस्तान सेना एक और coup या तख्ता पलट करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप एक कभी नहीं कह सकते और मैं तो कभी नहीं मानूंगा कि पाकिस्तान की फौज ने रावलपिंडी में न्यूट्रल रहने की कसम खाई है, क्योंकि पहली बात तो कैसी कोई कसम खाई नहीं, वैसे कुछ भी कह दें। और दूसरी बात, वो ना कभी न्यूट्रल रही है ना कभी न्यूट्रल रहेगी। कम से कम देखिए, जब तक पाकिस्तान में 3 चीफ लगातार 3 चीफ अपना जिस दिन उनकी रिटायरमेंट डेट है उस दिन रिटायर होके घर नहीं चले जाएं, और जब तक 2 प्रधानमंत्री लगातार 5-5 साल की टर्म अपनी पूरी ना करें, बिना निकाले गए या उनकी सरकार चली पर उनको निकाल दिया, जैसे नवाज शरीफ के साथ हुआ पिछली बार, तब तक पाकिस्तान में ये कभी नहीं होगा कि वहाँ की सेना न्यूट्रल हो जाए। ये बेकार की बात है, बकवास जो कहते हैं, मतलब बकवास में नहीं कर आप कह रहे हैं, ये बकवास जो पाकिस्तान के सेना के लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, ये बकवास है। अगर वो न्यूट्रल होते तो इमरान खान की नौकरी जाती ही नहीं, अगर वो न्यूट्रल होते तो इमरान खान की नौकरी लगती ही नहीं। और अब देखिए कैसे वो खेल खेल रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब वगैरह में, वो न्यूट्रल नहीं है। अब उनको ये खतरा है
कि चुनाव हुआ और उसमें इमरान खान जीत जाएंगे, और जीत गए तो उनको फिर समस्या होगी, तब वो क्या करेंगे? अब या तो ये करेंगे चुनाव ना होने दें कुछ दिन और, या ये करेंगे वन ऑफ थ्री थिंग्स, या ये करेंगे चुनाव ना होने दें कुछ दिन, पर कितने दिन रोकेंगे? 6 महीना, 3 महीना, 8 महीना, 1 साल। हालांकि 1 साल बहुत मुश्किल है क्योंकि इमरान खान सड़क पे उतर आएंगे। दूसरा, वो ये कहेंगे कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें, जेल में डाल दें, कोई केस कर दें, लेकिन कर भी देंगे तो वहाँ के लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि इमरान खान इस समय पॉपुलिस्ट लेवल पे लोकप्रिय हैं। लोग कहेंगे बकवास है, अगर उनको नहीं भी बनने देते कोई और बन जाएगा, चलाएंगे वो बाहर से, लालू राबड़ी वाला अरेंजमेंट हो जाएगा जी। और तीसरी चीज़ वो ये कर सकते हैं कि फिर इमरान खान के पास जाएं कि देखिए चुनाव होगा, हम होने देंगे चुनाव, और हम चुनाव को रिग भी नहीं करेंगे। अगर आप जीतते हैं आप जीत जाइए, लेकिन आप फिर अच्छा बच्चा बन के रहिएगा। और जहाँ तक मुझे यकीन है इमरान खान इस बात को हाँ कर देंगे, क्योंकि इमरान खान भी वो बहुत बातें ऐसी करते हैं कि लगता है कि वो बिल्कुल ही जैसे रेकलेस हों, और रेकलेस हैं भी, पर इस बात की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा एक ऑफर या ऐसी एक डील सेना के साथ जो अगर ऑफर होगी उनको, तो नहीं मानेंगे। अगला सवाल भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। विश्वास भंडारकर जो कि हमारे मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक या आंतरिक उथल पुथल का लाभ उठाने के लिए भारत के लिए कोई संभावना दिखती है? क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए जैसे उसने श्रीलंका की आर्थिक उथल पुथल में पहले मदद की थी? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत को कोई पाकिस्तान से फ़ायदा नहीं होता, पाकिस्तान का जैसा हाल है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान क्योंकि अभी ये सब काम कर रहा है, तो हमारे यहाँ आतंकवाद में काफ़ी कमी है, और कारणों से भी कमी है, पर ये कारण भी है क्योंकि पाकिस्तान की अपनी मुसीबतें बहुत हैं। अगर आप पिछला साल देखें तो पिछले 12 महीने में, मतलब 2022 के 12 महीने में भारत के करीब 60 सैनिक या अर्धसैनिक बलों के लोग या पुलिस के लोग आतंकवाद के खिलाफ मारे गए। 60 पाकिस्तान में उससे करीब 5-6 गुने मारे गए। अच्छा। तो उनकी जो अपने पश्चिमी एरिया में है, जो फ्रंटियर का एरिया है, उनकी वहाँ बहुत समस्याएं हैं। तो पाकिस्तान का अभी दिमाग कहीं और लगा हुआ है। दूसरी बात है पाकिस्तान की मदद करना। तो पहली बात तो है कि मदद उसकी की जाती है जो मदद मांगता है। श्रीलंका ने मदद मांगी, अब यहाँ तो भारत जाके नहीं कह सकता मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान बहुत बड़ा देश है श्रीलंका के मुकाबले। पाकिस्तान की जो आबादी है श्रीलंका से करीब 7, 7.5 गुना, 8 गुना के बराबर है, और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो भी बड़ी है। और पाकिस्तान की मदद करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, और वो तो IMF लगा हुआ है, सऊदीज़ का भी पैसा उसमें लगा हुआ है, चीनियों का भी लगा हुआ है, तो पाकिस्तान की मदद करने वाले हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ में पाकिस्तान को अगर मदद चाहिए और भारत से कहता, तो मैं सोचता हूँ कि शायद भारत मदद करता भी। जैसे कि पाकिस्तान के पास इस साल गेहूं की कमी है, अब दुनिया भर से इतना महंगा गेहूं ले रहे हैं, और फिर आने में खर्चा भी इतना होता है। यूक्रेन से, रशिया से गेहूं आता है पानी के जहाज़ से, कराची पहुंचता है, वहाँ से फिर आप ट्रेन से या ट्रक से लेके आते हैं। यहाँ तो पंजाब से वाघा बॉर्डर से 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। तो ऐसी बात अगर पाकिस्तान कहता तो उसमें कुछ हो सकता था, उससे पाकिस्तान को एकदम थोड़ा सहारा मिलता, फ़ायदा भी होता है। लेकिन अभी हमारी जो रिलेशनशिप है उस लेवल पे नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारी रिलेशनशिप अगर बेहतर होनी है तो सबसे पहले तो एक दूसरे के राजदूत जाने चाहिए जी। हमारे दोनों जो मिशंस हैं अभी वो बिना एम्बेसडर के काम कर रहे हैं, डाउनग्रेडेड हैं। अगला सवाल है संदीप ए का। वो पूछ रहे हैं कि वो ChatGPT और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमिनेंस की रेस पर आपके विचार जानना चाहते हैं। देखिए, मैं इसमें इतना नहीं समझता हूँ। मैं सिर्फ ये समझता हूँ, जब इंटरनेट आया था तब भी मुझे टाइम लगा समझने में, सोशल मीडिया है फिर भी टाइम लगा समझने में। तो जब तक आप उसको समझे ना तब तक आपको उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। पर ये ज़रूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं। ChatGPT इस टाइम ऐसे ही उसकी अपील है जैसे कि एक समय मान लीजिए ट्विटर की हो गई थी या फेसबुक की हो गई थी। उसके राइवल भी आएंगे, कॉम्पिटिटर भी आएंगे। पर ये ज़रूर है कि आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितनी गहराई है कि अगर आप उसको बोल दें कि अरे भाई आप देखें कि अडानी प्रसंग चल रहा है पार्लियामेंट में, इसके ऊपर शेखर गुप्ता 500 वर्ड्स का आर्टिकल क्या लिखेगा, तो वो जो लिखेंगे वो ठीक है, वो सारे वो 500 नहीं होंगे जो मैं लिखूंगा, पर
काफ़ी कुछ ऐसे होगा कि जो मुझे पढ़ने वाला है सोचेगा शायद उसी ने लिखा होगा जी, राइट। तो ये इसके अच्छे परिणाम भी होंगे और कुछ उसके ट्रबलसम परिणाम भी होंगे। अगला सवाल है सिद्धार्थ रेड्डी का, जो कि हमारे मेंबर है। वो पूछ रहे हैं कि भारत $60 पे रूसी तेल खरीद रहा है और जनवरी के महीने में ये क्रूड ऑयल का हमारा मुख्य सप्लायर था, लेकिन फिर भी हमें क्रूड ऑयल की कम कीमतों का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, पहली बात तो कि सारी जो कम कीमतें हैं उस पे हमको नहीं मिलता है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी आई थी कल या परसों, उसका लिंक हम शेयर करेंगे। उसमें कहा है कि काफ़ी ये जो बेनिफिट है, ये जो टॉपअप है, जो डिस्काउंट का, ये मिडलमैन जो हैं या जो लेके आते हैं या जो बैंकिंग अरेंजमेंट्स करते हैं, क्योंकि बैंकिंग के ऊपर बड़ी मुश्किल है कि कैसे आप चीन को, कैसे आप रशिया को पैसा दें, तो वो उसमें से काफ़ी कुछ खा जाते हैं जी। दूसरा ये कि ये थोड़ा है कि अगर भारत को सस्ता मिल रहा है तो भारत वो डिस्काउंट सीधा कस्टमर को दे देगा। ये काफ़ी जो तेल आ रहा है, ये भारत में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, रिलायंस है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत बड़ी रिफाइनरी है नायारा के नाम से जी। ये नायारा रिफाइनरी जो है, ये पहले एसआर ऑयल थी। ओके। तो एसआर ऑयल दिवालिया हो गया। जब वो दिवालिया हो गया तो इसकी बोली लगाई गई। उस बोली में इसको रूस की कंपनी है, जो रूस की सबसे बड़ी ऑयल और गैस की कंपनी है, रोसनेफ्ट, उसने खरीद लिया। अच्छा। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है, जो कि अब रूस की कंपनी की है भारत में। अच्छा। रशियन ओन्ड है, तो वो भी बहुत वहां से मंगा रहे हैं और इसको फिर अलग चीज़ों में पेट्रोल डीजल वगैरह बना के यूरोप वगैरह में बहुत इसका निर्यात भी कर रहे हैं। अब क्योंकि सस्ता मिल रहा है और निर्यात में उनकी कमाई हो रही है, इसलिए भारत सरकार ने इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स भी लगाया हुआ है। अच्छा। कि आपको जो फ़ायदा हो रहा है, ये एबनॉर्मल फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम एबनॉर्मल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स भी लगाएंगे। तो ये सारी पेचीदा बातें हैं जो होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो आप सीधा कंज्यूमर को सस्ता कर देंगे, क्योंकि कल को अगर फिर से बराबर हो गए तो एकदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। अगला सवाल है रोहित शर्मा का, जो पूछ रहे हैं कि रिसेंटली टर्की और सीरिया में आया अर्थक्वेक से काफ़ी हज़ारों लोगों की जान चली गई है, और इसी बीच इंडिया उस देश को हेल्प भेज रहा है जो हमेशा ही इंडिया के खिलाफ बोलता है। क्या इंडिया का ये स्टेप लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को दर्शाता है? क्या ये अर्थक्वेक टर्की की इकोनॉमी के लिए नया चैलेंज बनने वाला है? देखिए, वो इकोनॉमी की तो बात हमने पहले की थी टर्की की, लेकिन आपको पता नहीं याद कि नहीं, ये है भी काफ़ी समय पहले की बात है। मेरे ख्याल 1969 या 70 में एक देवानंद की फिल्म आई थी जी। तो उसमें एक गाना था, कौन सी फिल्म थी, जॉनी मेरा नाम है, कुछ ऐसी फिल्म थी उसी टाइम की है। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। तो ये जो भारत कर रहा है, ये थोड़ा सा ये राजनीति में, कूटनीति में करना होता है कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो, कि टर्की के लोगों का बता रहे हैं। आपने ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन दोस्त रखा है कि देखिए, आपने हमारे बारे में बहुत बातें कही जो हमें पसंद नहीं आई, और आपको सोचना चाहिए था कि आप जो बातें कह रहे हैं उससे हमें चोट लगेगी, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि अभी ये मानवीय समस्या है, ये ट्रेजेडी है, इसलिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप भी इंसान हैं, आप भी मानव हैं, हम भी मानव हैं। और देखिए, भारत में जब हालांकि अर्डोगान भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं हर साल जनरल असेंबली में, और वैसे भी कुछ कई काम करते हैं, लेकिन जब भारत में कोविड हुआ था तब टर्की ने भी ऑक्सीजन भेजा था। फर्क अब यह है कि भारत वहां पे अपने फौजी भी भेज रहा है, जिसको कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो वो अब ठीक है, टर्की एक देश है जो भारत के लिए हॉस्टाइल रहा है, लेकिन टर्की एक बहुत पावरफुल, बड़ा सशक्त और बड़ा इम्पॉर्टेंट देश है। और अगर इस बहाने से, इस तरीके से जो टर्की और पाकिस्तान का एक टर्की पाकिस्तान आज़रबैजान एक अलग तरह का त्रिकोण बन रहा है, उसमें अगर भारत अपना पॉइंट एक फंसा सके, अपना पांव एक बार फंसा सके, तो कूटनीति के लिए अच्छी बात ही है। बाकी ये कहने के बावजूद ये कहूँगा कि जब इस तरह की समस्या आती है तब हर देश अपनी बाकी दुश्मनियाँ वगैरह भूल जाता है, भूल जाना चाहिए। अगर ना भूले तो वो देश इतना कल्चर देश नहीं है। अगला सवाल आदित्य एसके का है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अडानी और मोदी के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप इस विवाद को आगे बढ़ते हुए किस तरह से देखते हैं? क्या अडानी मोदी को नीचे ड्रैग कर देगा, या दोनों या सरवाइव कर लेंगे दोनों अपने करिश्मा और गुडविल से?
देखिए, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो आप ज्ञानी हैं, ये आपके सोचने की बात है। एक तो देखिए कॉर्पोरेट ग्रुप है, कंग्लोमरेट है, उसके बहुत चीज़ों में उसकी इंटरेस्ट है। उसके बहुत उन चीज़ों में इंटरेस्ट हैं जो रेगुलेटेड हैं, जहाँ सरकार से डीलिंग करनी पड़ती है। उनके बहुत जो बिजनेस हैं वो ऐसे हैं जो मोनोपोली हैं, जो मतलब बाय डेफिनेशन मोनोपोली ही होते हैं। जैसे कि आप बॉम्बे का एयरपोर्ट है, बॉम्बे की मोनोपोली है। या जैसे बॉम्बे की पावर सप्लाई है, BSES, वो मोनोपोली है। तो ये सब मोनोपोली है, लेकिन मोनोपोली का ये भी होता है कि मोनोपोली सब रेगुलेटेड होती है जी। और उसका दाम भी रेगुलेटर फिक्स करता है। अब रेगुलेटर फिक्स करता है कि आपका प्लेन लैंड करेगा तो उसका चार्ज कितना होगा, पर पैसेंजर चार्ज कितना होगा, हैंडलिंग का, अगर आप बिजली बेच रहे हैं तो उसको कितने दाम पे कंज्यूमर खरीदेगा। तो ये सब बातें होती हैं जिसमें गवर्नमेंट के साथ बहुत इंटरफेस होता है। तो मुझे लगता है कि अब जो बहुत ओपनली गवर्नमेंट के साथ जगह जगह नज़र आना, या कहीं मोदी जी बाहर गए वहीं अडानी जी पहुंच गए, एक ही फोटो में नजर आए, वो कुछ समय तक कम नजर आएगा। लेकिन ये अडानी ग्रुप में दम है और मुझे लगता है कि उनके अच्छे एसेट्स भी हैं। उनका जो बंदरगाह है मुंद्रा पोर्ट, वो दुनिया के सबसे एफिशिएंट पोर्ट्स में से है। ऐसे ही बॉम्बे एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट ठीक ठाक चल रहा है। उन्होंने और एयरपोर्ट खरीदे हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया का, भारत का इस समय 24% पैसेंजर ट्रैफिक, एयर पैसेंजर ट्रैफिक अडानी के पास है और 21% एयर कार्गो ट्रैफिक अडानी के पास है। अच्छा। ज़्यादातर इसमें बम्बई का ही है। और बम्बई, दिल्ली जब एयरपोर्ट पहले प्राइवेटाइज हुए थे, हैदराबाद, तभी कंडीशन थी कि उसके अगर 150 किलोमीटर में एक और एयरपोर्ट बनेगा तो उस पर फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल उसी का होगा जिसके पास पहला एयरपोर्ट है। इसलिए नहीं कि वहीं पे कंपटीशन आ जाए, आपने इतने आज पैसे दे दिए आप डूब जाएं। तो उसमें जो जीवीके कंपनी जिसके पास बॉम्बे एयरपोर्ट था, मुंबई एयरपोर्ट था, उसके पास नवी मुंबई का भी था, तो वो राइट भी अडानी को ट्रांसफर हो गया है। अच्छा। तो वो एयरपोर्ट भी उनका बन रहा है। तो अडानी ग्रुप जो है ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में है। अब देखने की बात यह है कि जो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, जिनके अंदर बहुत पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा उधार भी लेना होता है, तो वो जो कैपेसिटी है डेट लेने की, उधार लेने की, वो कितनी रहेगी। तो ये सब चीज़ें जो मार्केट देख रहा है, इसीलिए अडानी के शेयर प्राइसेस में भी, शेयर के दाम में भी उथल पुथल होती रहती है, क्योंकि मार्केट अभी सेटल नहीं हुआ है इस इशू पे। आज का आखिरी सवाल है हमारे मेंबर का, विशाल यादव इनका नाम है। ये बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि आप मीडिया के कंटेंट रेगुलेशंस के लिए कोई समिति बनाने के खिलाफ हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जैसा हमारे फ्री टू एयर टीवी न्यूज़ चैनलों में चल रहा है, उससे अब ये संभव लगने लगा है कि लोग 3-4 सालों में पूरी तरह से रेडियो रवांडा का भारत का वर्जन बन सकते हैं। आखिर आज भी लोग इनको देखते ही हैं और धीरे धीरे जहरीले बन रहे हैं। आखिर उपाय क्या है इसका? देखिए, उपाय ये है कि आप जैसे लोग, जैसे आपने इतना साफ साफ कहा, आप जैसे लोग इतने कम नहीं हैं, और सब लोग जो इन चैनल्स को देखते हैं उनकी बात नहीं मानते, वो उनको देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए भी जी। और हंसते भी हैं कई, और बल्कि ये कहते हैं यार वो ठीक है, वो ठीक बात कर रहा है, लेकिन बहुत संजीदा है, बहुत सीरियस है। यार कम से कम मज़ा तो आता है ना। रावण की तरह से 10-12 सिर होते हैं, सब आपस में लड़ते हैं, कुछ मज़ा तो आता है। तो पब्लिक है, सब जानती है। और फिर मैं दोबारा कहूँगा कि कोई समिति अब बना दें, तो समिति कौन बनाएगा? समिति तो सरकार बनाएगी ना। तो सरकार तो किसी से ज़्यादा मीडिया फ्रीडम नहीं सोच सकती। ये कंज्यूमर के ऊपर है। तो आप जैसे कंज्यूमर हैं, बोलते रहें, लोगों से बात करें, अपने जानने वालों से ये फैलाएं कि भाई अच्छी चैनल देखिए, अच्छे प्लेटफॉर्म देखिए, जैसे कि द प्रिंट है ना। हम भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हम ही हैं, पर हम भी हैं। तो हमें भी देखिए, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत इस समय ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। एक बार फिर आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमें अपने सवाल भेजते हैं, अपना समय निकाल के हमारा शो देखते हैं। हमें इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप सबको मेरी शुभकामनाएं।